नमस्कार छात्रों, स्वागत है एक बार फिर से गुरुकुल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है और 2 क्लासेस हम लोग पढ़ चुके हैं। जो हमारी फर्स्ट क्लास थी, उसमें हमने सीखा था कि लैंग्वेज क्या है और उससे रिलेटेड डिटेल्स देखी थी, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे डिस्कशन हुआ था। सेकंड क्लास में हमने सेंटेंसेस की टाइप्स पे फिर बात करी, जो स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, जो आजकल एग्ज़ाम्स में काफ़ी पूछे जा रहे हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और आज का जो हमारा सेशन है, जैसा कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और इनको हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले कि शुरुआत करें, ईश्वर को याद करेंगे। जय भैरव बाबा, जय माँ कामाख्या। स्क्रीन पे लिखा हुआ है, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो हमारे शब्द हैं, उनको हम लोग एक कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और वो कैटेगरी कैसे बनाई जाती है? वो बनाई जाती है उनके उपयोग और उनके काम, कि उनका उपयोग क्या है उन शब्दों का, और उनसे हम लोग क्या काम लेते हैं सेंटेंस के अंदर। इस आधार पर, इस बेसिस पर ये कैटेगरी बनाई जाती है और इस कैटेगरी को हम लोग लैंग्वेज में बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो इंग्लिश ग्रामर है उसका कोर है, सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। अगर आपको ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उस पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेजी में कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के हैं, ठीक है? संख्या में कितने हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिस पर इंग्लिश ग्रामर जो है बेस्ड है। तो आइए बढ़ते हैं, कौन-कौन से हैं वो? हमारे पास लैंग्वेज में जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं दोस्तों, वो कौन-कौन से हैं? सबसे पहले नाउन है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट इसको संज्ञा के नाम से जानते हैं। सेकंड जो है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्रोनाउन को हम लोग सर्वनाम के नाम से जानते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं ये सारे शब्द लिख रहा हूँ ताकि वो भी क्लास का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। थर्ड जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है। ए और जे के बीच में जब भी डी आता है तो साइलेंट होता है, इसको हम लोग प्रोनाउंस नहीं करते हैं। एडजेक्टिव की अगर बात करें तो हम लोग इसको विशेषण बोलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है वर्ब। वर्ब को हम लोग क्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब। एडवर्ब को हम लोग हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को हम लोग पुरस्सर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंजंक्शन, सातवां, जिसको हम लोग हिंदी में संयोजक के नाम से जानते हैं। और आठवां है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन होते हैं वो वर्ड्स जो सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। अचानक से जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, तो उनको हम लोग लैंग्वेज में इंटरजेक्शन बोलते हैं। इसमें मेनली एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ आपको वर्ड नज़र आता है। तो टोटल हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। मेरे साथ एक बार बोलेंगे ताकि याद हो जाए। नाउन, प्रोनाउन, एजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और एक-एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा दोस्तों, वो है नाउन, जिसको हम लोग संज्ञा के नाम से जानते हैं। कह रहा है कि नाउन जो है वो शब्द है जो रिप्रेजेंट करता है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? पर्सन को, प्लेस को, थिंग को और आइडिया। मतलब कोई भी ऐसा नाम जो रिप्रेजेंट करे, किसको रिप्रेजेंट करे? व्यक्ति को रिप्रेजेंट करे, या फिर स्थान को रिप्रेजेंट करे, या फिर वस्तु को रिप्रेजेंट करे, या फिर विचार को रिप्रेजेंट करे, तो उसको हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन यानी संज्ञा बोलते हैं। थोड़ा सा आसान करते हैं।
इट एक्ट्स एज नेमिंग वर्ड। तो जैसे जैसे लैंग्वेज में एडवांसमेंट हुई, तो मॉडर्न डे इंग्लिश के अंदर ऐसा कहा जाता है कि इस धरती पर, इस ब्रह्मांड पर कोई भी ऐसी वस्तु जिसका कोई नाम है, वही क्या है, नाउन है, संज्ञा है। अब इसके अंदर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स जानवर भी हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स भी हो सकते हैं, इमोशंस भी हो सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो किससे संबंधित है, भाव से संबंधित है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स या इमोशंस को थोड़ा अगर मैं आपके लिए ईज़ी करूँ, तो भाव से संबंधित जो है, फीलिंग्स से, जिनको हम लोग देख और छू नहीं सकते, ठीक है? तो इसलिए एक जो कैटेगरी यहाँ से डेवलप होती है नाउन की, वो होती है टेंजिबल नाउन, और दूसरा हम लोग बोलते हैं इनटेंजिबल नाउन। ये 2 कैटेगरी जो है यहाँ से निकल के आती है। टेंजिबल नाउन वो है जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। द ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन बी टच्ड एंड सीन बाय अस आर टर्म्ड एज टेंजिबल नाउन। इनटेंजिबल नाउन कौन से हैं? इनटेंजिबल नाउन वो हैं जिनको हम लोग देख और छू नहीं सकते, व्हिच कैन नॉट बी टच्ड एंड सीन, दे कैन ओनली बी फेल्ट, उनको केवल महसूस किया जा सकता है। इसलिए हम लोग उनको एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स या इमोशंस से रिलेट करते हैं। नाउन जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अक्सर हम लोग ये यहाँ पर फँस जाते हैं कि भई नाउन पढ़ने की ज़रूरत क्या है? व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट टू स्टडी नाउन? तो हमेशा याद रखें, जब भी लैंग्वेज के अंदर आप सेंटेंस फ्रेम करेंगे, तो वहाँ पर आपको सब्जेक्ट की भी रिक्वायरमेंट है और ऑब्जेक्ट की भी रिक्वायरमेंट है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर आप बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3 चीज़ें हमने यहाँ समझी कि नाउन जो है वो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि को बताता है। टेंजिबल कैटेगरी में वो हैं फिज़िकल, जिनको देख और छू सकते हैं। इनटेंजिबल जो इमोशन से रिलेटेड है, लेकिन चूँकि नाम है तो नाउन है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कंक्लूज़न है वो है नेमिंग वर्ड। तो नेमिंग वर्ड जो है वही नाउन है। तीसरी चीज़ जो यहाँ से सीखी वो ये सीखी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रोल कौन प्ले करेगा? नाउन प्ले करेगा। ठीक है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने लिए हैं नाउन के, उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले पर्सन, हमने कहा था कि भई नाउन जो है वो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा गर्ल, लड़की, डॉक्टर, चिकित्सक, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, टीचर, शिक्षक। तो ये क्या है? लोगों के नाम हैं, तो डेफ़िनेटली ये क्या है? नाउन है। उसके बाद में जैसे मैंने कहा था प्लेस, स्थान, तो शहर हो गया, पहाड़ हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, स्कूल हो गया, विद्यालय इत्यादि। तो ये जगह के नाम हैं, तो डेफ़िनेटली ये सब क्या है? नाउन है, संज्ञा है। फिर आपने कहा थिंग, वस्तु, तो वस्तु 2 तरीके की है, एक तो जिनको हम लोग देख सकते हैं, और जिनको महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉन्क्रीट या फिज़िकल उन ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है जिनको हम लोग देख और छू सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे चेयर, कुर्सी हो गई, बनाना, फल, केला हो गया, कार है, कंप्यूटर है, पुस्तक है। तो ये सारे जो हैं हमारे पास क्या हो गए? फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स यानी टेंजिबल नाउन हो गए। उसके बाद में वो विचार या भाव जी इनटेंजिबल, जिनको हम लोग देख और छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। चूँकि नाम है, नेमिंग वर्ड है, तो नाउन है। तो यहाँ पर जैसे हैप्पीनेस, खुशी, इसको महसूस करते हैं। लव, इसको महसूस किया जाता है। फ़ियर, जस्टिस, टाइम। तो ये सारे जो हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी के नाउन माने जाते हैं। ठीक है? आइडिया से इनको अपन रिलेट कर सकते हैं। लास्ट में एनिमल, जैसे कैट हो गया, व्हेल है, बर्ड है, ईगल है। ये सारे किसके नाम हैं? एनिमल्स के नाम हैं। तो एनिमल जो है, ये भी किसकी कैटेगरी में रखे जाएँगे? नाउन की कैटेगरी में रखे जाएँगे। तो यहाँ पर हमारा नाउन जो है, वो हमने क्लियर किया कि नाउन क्या होता है, और नाउन का कुछ एग्ज़ाम्पल हमने देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है दोस्तों, वो है प्रोनाउन, ठीक है? प्रोनाउन को जैसा कि मैंने आप आपको अभी-अभी बताया, प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है? अब सबसे पहले तो प्रोनाउन को डिफाइन करेंगे और उसकी रिक्वायरमेंट पे भी बात करेंगे कि प्रोनाउन पढ़ने की ज़रूरत क्या है या क्यों लैंग्वेज में प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस किया गया। सबसे पहले तो देखिए कह रहा है कि प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन इन ए सेंटेंस टू अवॉइड
रिपीटिशन। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रोनाउन जो है उसका काम क्या है? तो उसका काम ये है कि सेंटेंस में नाउन को रिप्लेस करता है, ठीक है? यानी नाउन जहाँ लिखा हुआ है उसको हटाकर प्रोनाउन को लिखा जाता है। तो जैसे ही हम लोग ये बात करते हैं कि नाउन को हटा के प्रोनाउन लिखा जाएगा, तो हमारे दिमाग में सवाल ये आता है कि भई जब नाउन लिखा हुआ है, तो उसको हटाने की ज़रूरत क्या है? तो ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी नाउन लिखा हुआ है और उसको हटाने के लिए आपने प्रोनाउन लिख दिया, नहीं। ये केवल तब होता है जब सेम नाउन अगेन एंड अगेन इस्तेमाल किया जा रहा हो। तो इसलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टू अवॉइड रिपिटेशन, ये समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि प्रोनाउन बेसिकली हम लोग नाउन के प्लेस पे लगाते तो हैं, रिप्लेस करते हैं नाउन को, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि एक ही नाउन जब बार-बार सेंटेंस में रिपीट होता है, तो उससे लैंग्वेज की ब्यूटी जो है वो डैमेज होती है। जो सेंटेंस है वो पढ़ने में बड़े अजीब लगते हैं, खूबसूरत नहीं लगते उतने। तो इसलिए ग्रामेरियंस ने कहा कि भई आप एक ही नाउन को, सेम नाउन को बार-बार रिपीट ना करो, उसकी जगह दूसरा वर्ड लेओ और वो दूसरा वर्ड फिर कौन-सा बना? प्रोनाउन बना, सर्वनाम बना, ठीक है? तो यहाँ से 2 चीज़ें आपने सीखी कि भई नाउन को रिप्लेस करने के लिए जो शब्द आता है वो प्रोनाउन आता है और रिप्लेस क्यों करते हैं? बिकॉज़ वी डू नॉट वांट टू रिपीट सेम नाउन अगेन एंड अगेन। एक ही संज्ञा को बार-बार हम लोग रिपीट नहीं करना चाहते, इसलिए उसकी जगह सर्वनाम लिए जाते हैं। आगे लिखा है प्रोनाउन मेक्स राइटिंग स्मूदर एंड मोर कॉन्साइज़, जो मैंने आपको बताया कि भई अगर आप नाउन बार-बार रिपीट करते रहेंगे तो लैंग्वेज बड़ी बोरिंग लगेगी और डल लगेगी। तो हम लोग चाहते हैं कि लैंग्वेज जो है ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, स्मूदर हो, कॉन्साइज़ हो, कॉम्पैक्ट हो, तो इसलिए हम लोग नाउन को रिप्लेस कर देते हैं किससे? प्रोनाउन से। आइए कुछ एग्ज़ाम्पल इसके हम लोग देख लेते हैं। यहाँ लिखा है ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब जो मूलतः सेंटेंस है वो क्या है और फिर उसको किस तरीके से हमने यूज़ किया है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मारिया वेंट टू द स्टोर एंड मारिया बॉट सम मिल्क, कि मारिया जो है स्टोर गई और उसने वहाँ से कुछ दूध खरीदा। अब मारिया जो है देखिए ये किसी का नाम है, तो अभी-अभी हमने सीखा कि किसी का नाम जो है वो क्या होता है? नाउन होता है, ठीक है? यहाँ तक की क्लियर है बात? अब यहाँ देखिए सेम नाउन मारिया दोबारा क्या हुआ है? रिपीट हुआ है। तो हमने अभी-अभी यही तो सीखा कि हम लोग एक ही नाउन को बार-बार क्या नहीं कर सकते? रिपीट नहीं कर सकते। तो रिपीट नहीं करेंगे तो रिप्लेस करेंगे। अब मारिया जो है वो कौन-सा जेंडर है? तो मारिया जो है वो फेमिनिन जेंडर है। फेमिनिन जेंडर बोले तो स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास लैंग्वेज में कौन-सा प्रोनाउन है? शी है। इसलिए जब यहाँ पर हमने सेकंड सेंटेंस देखा तो लिखा मारिया वेंट टू द स्टोर एंड शी बॉट सम मिल्क, ठीक है? सेम नाउन को हमने दोबारा क्या नहीं किया? रिपीट नहीं किया, रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस कर दिया? प्रोनाउन से रिप्लेस कर दिया और वो प्रोनाउन कौन-सा है? शी। अगला सेंटेंस कहा जॉन इज़ अ बॉय एंड जॉन गोज़ टू स्कूल। तो जॉन जो है अगेन किसी का नाम है और नाम है तो नाउन है। तो हमने सेम नाउन को दोबारा क्या किया? यहाँ रिपीट कर दिया। दोबारा हमने यहाँ पर जॉन को क्या कर दिया? रिपीट कर दिया। तो एक नाउन को बार-बार रिपीट नहीं कर सकते, तो रिपीट नहीं करेंगे तो रिप्लेस करेंगे। तो ये सेंटेंस जो है ठीक नहीं माना जाएगा। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? जॉन इज़ अ बॉय एंड ही गोज़ टू। और जॉन जो है वो मेल या मैस्कुलिन जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमने कौन-सा प्रोनाउन लिया? प्रोनाउन ही का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे-जैसे जेंडर चेंज होता है, तो हम लोग प्रोनाउन को भी चेंज करते हैं। कितने टाइप के प्रोनाउन होते हैं, सारी डिटेल्स जो है आगे की क्लासेस में आपको देखने को मिलेगी। अभी हमने केवल एक बेसिक आइडिया लिया है कि प्रोनाउन क्या है, ठीक है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट तीसरा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, वो है एजेक्टिव। एजेक्टिव को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं, ठीक है? एजेक्टिव की परिभाषा को समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है एन एजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स, मॉडिफाइज और गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। इसका मतलब ये है कि वो शब्द जो किसी भी वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, उसे अंग्रेजी में कहा जाता है विशेषण, एजेक्टिव।
अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। वो शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है, एडजेक्टिव कहा जाता है। दूसरा पोजीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दे ऑफन अपीयर बिफोर द नाउन और आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ प्रॉब्लम होती है कि उनको ये नहीं पता होता है कि एडजेक्टिव कहाँ लगा हुआ है। देखिए 90% एडजेक्टिव आपको कहाँ मिलेगा? नाउन जिसको वो क्वालिफाई कर रहा है उसके पहले लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन 10% केसेस ऐसे भी हैं जहाँ वो आपको वर्ब के बाद में मिलेगा। कौन सी वर्ब के बाद? लिंकिंग वर्ब के बाद में मिलेगा, ठीक है? और उसके आगे आपको कोई दूसरा नाउन नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। लिंकिंग वर्ब के बाद में भी हमें लैंग्वेज में एडजेक्टिव मिल सकता है। 90% लोगों को यही पता है कि नाउन से पहले मिलता है, लेकिन लिंकिंग वर्ब के बाद में भी एडजेक्टिव मिल सकता है। और इसी आधार पर एडजेक्टिव को 2 पार्ट में बाँटा जाता है यूज़ के, इस यूज़ के आधार पर एट्रिब्यूटिव यूज़ और प्रेडिकेटिव यूज़। उस पर अभी डिस्कशन करेंगे आगे। देखिए, एग्ज़ाम्पल से मैं आपको बता देता हूँ। 3 एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर आपके लिए लिए हैं। फर्स्ट कह रहा है दैट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो ये हमारा दैट जो है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है वैसे तो, हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। चूँकि नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट का रोल प्ले करते हैं सेंटेंस में, इसलिए हमने यहाँ इस दैट को किसकी तरह इस्तेमाल कर लिया? सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर लिया। इज़ जो है ये हमारा यहाँ पर क्या है? वर्ब है। इस ए की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इनडिफिनिट आर्टिकल है। कौन-सा आर्टिकल है? इनडिफिनिट आर्टिकल है। चलिए, अब यहाँ पर ब्यूटीफुल की अगर मैं बात करूँ, तो ब्यूटीफुल क्या कर रहा है? वो फ्लावर की विशेषता बता रहा है। फ्लावर क्या है? नाम। क्योंकि फ्लावर जो है, ये किसी चीज़ का नाम है। फूल अगर नाम है, तो ये क्या है? नाउन। अब इस नाउन की विशेषता कौन बता रहा है आपको? ब्यूटीफुल बता रहा है। कैसा फूल? तो आपने कहा खूबसूरत फूल या सुंदर फूल। तो ये शब्द चूँकि इस नाउन की विशेषता बता रहा है, तो हम लोग ब्यूटीफुल को इस सेंटेंस में क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे, विशेषण बोलेंगे। ठीक है? अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और समझनी है कि ब्यूटीफुल जो है वो हमने फ्लावर नाउन से पहले यूज़ किया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ब्यूटीफुल जो है, इसको हमने किससे पहले इस्तेमाल किया है? नाउन से पहले इस्तेमाल किया है। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर पे बात करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से। फ्लावर जो है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो फ्लावर यहाँ नाउन है और नाउन से जस्ट पहले हमने यहाँ पर ब्यूटीफुल का इस्तेमाल किया, जो कि क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषण है। तो ये जब आपको नाउन से जस्ट पहले एडजेक्टिव नज़र आए, तो ये जो स्ट्रक्चर है लैंग्वेज में, इसको हम लोग बोलते हैं एट्रिब्यूटिव यूज़ ऑफ एडजेक्टिव। इसको हम लोग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एट्रिब्यूटिव यूज़ ऑफ एडजेक्टिव। अभी-अभी मैंने आपसे कहा था ना कि एडजेक्टिव के यूज़ के बेसिस पे 2 पार्ट में उसको डिवाइड किया जाता है। तो जब भी नाउन से जस्ट पहले एडजेक्टिव आपको देखने को मिले, तो उसको हम लोग लैंग्वेज में बोलते हैं एट्रिब्यूटिव यूज़ ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है? ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। अभी यहाँ दूसरा थोड़ा ध्यान दीजिए आप। सेंटेंस कह रहा है काजोल इज़ गॉर्जियस। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में काजोल हमारा सब्जेक्ट है। काजोल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। क्यों? क्योंकि ये किसी का क्या है? नाम है। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इसकी अगर मैं बात करूँ, तो इज़ जो है ये यहाँ पर हमारा वर्ब है, क्रिया है। अब गॉर्जियस की अगर मैं बात करूँ, तो गॉर्जियस किसकी विशेषता बता रहा है? काजोल की विशेषता बता रहा है। गॉर्जियस का भी मतलब होता है एक्सट्रीमली गुड लुकिंग, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, सुंदर, अट्रैक्टिव। तो यहाँ पर ये जो शब्द है गॉर्जियस, ये काजोल की विशेषता बता रहा है, जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। तो नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द जो है, वो अंग्रेजी में क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है, विशेषण कहलाता है। अब यहाँ पर इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, तो यहाँ पर मेरे पास काजोल है, सब्जेक्ट, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेरे पास है वर्ब और उसके बाद में यहाँ पर जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया है गॉर्जियस, वो क्या है? एडजेक्टिव। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है लैंग्वेज में, जब आपके पास लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव मिले, ये वर्ब जो है इसको हम लोग क्या नाम देंगे लैंग्वेज में? लिंकिंग वर्ब। देखिए लिंक का मतलब क्या होता है? जो जोड़े, कनेक्ट करे। तो इस सब्जेक्टिव पार्ट को आगे एडजेक्टिव से लिंक कौन कर रहा है?
इज़ कर रहा है, तो इसलिए इज़ इस सेंटेंस में हमारा क्या है, लिंकिंग वर्ब है। अब यहाँ एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो एडजेक्टिव है, जो इस वर्ब के बाद आपको नज़र आ रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है एडजेक्टिव का इस्तेमाल करने का, इसको हम लोग लैंग्वेज में बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूज़ ऑफ एडजेक्टिव। इसको हम लोग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, प्रेडिकेटिव यूज़ ऑफ एडजेक्टिव। ये प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव जस्ट नाउन से पहले आपको मिले तो उसको बोला जाता है एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। अब तीसरा एग्जांपल यहाँ पर ध्यान से देखिए, कैटरीना इज अ टॉल गर्ल। तो इस सेंटेंस में कैटरीना हमारा सब्जेक्ट है, चूंकि ये किसी का नाम है तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया नाउन। इज की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा यहाँ पर वर्ब है। ए की अगर मैं बात करूँ तो ये इनडेफिनेट आर्टिकल है। टॉल जो है वो यहाँ पर, ये गर्ल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन। इसकी विशेषता बता रहा है, कैसी लड़की, लंबी लड़की। तो ये शब्द इस नाउन की विशेषता बता रहा है, तो डेफिनेटली एडजेक्टिव हो जाएगा टॉल इस सेंटेंस के अंदर। और अगर स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें तो टॉल जो है एडजेक्टिव जस्ट नाउन से पहले है। टॉल एडजेक्टिव जस्ट नाउन से पहले, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो सेंटेंस थर्ड है वो भी कौन सा यूज है, तो हम लोग बोलेंगे सर एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव है। कौन सा यूज है, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज़ें हमने डिस्कस करी है अच्छे से समझ में आई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है फोर्थ, वो है वर्ब। वर्ब को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हम लोग इसको हिंदी में नाम देते हैं क्रिया, नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, क्रिया। अब क्या कहा, ए वर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन, अकरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग। तीन चीजें बताता है ये। कोई भी ऐसा शब्द लैंग्वेज में जो आपको ये बताए एक्शन, व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, मतलब कर्ता का कार्य, सब्जेक्ट क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो एक्शन की इंफॉर्मेशन जो वर्ड आपको दे वो लैंग्वेज में वर्ब कहलाता है। दूसरा कह रहा है अकरेंस, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, सेंटेंस में क्या हो रहा है। अब इस बार कौन कर रहा है एक्शन ये नहीं बता रहा है, क्या हो रहा है, अक्रेंस बताए, तो वो भी लैंग्वेज में क्या होता है, वर्ब होता है, क्रिया होता है। और तीसरा होता है स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब सब्जेक्ट, हाउ द सब्जेक्ट एग्जिस्ट, कि जो भी सब्जेक्ट है करता है उसकी सेंटेंस में अवस्था क्या है, स्टेट क्या है। तीनों जो इन्फॉर्मेशन आपको दे उनको हम लोग लैंग्वेज में वर्ब बोलते हैं। दोबारा सुनिए, वर्ब क्या करती है, वर्ब आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या एक्शन कर रहा है इसकी जानकारी दे सकता है। दूसरा, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो है वो किस स्टेट में है, किस अवस्था में है, वो भी आपको कौन इन्फॉर्मेशन देता है, वर्ब। और तीसरा, आपका अक्रेंस मतलब सेंटेंस में हो क्या रहा है, जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट ही करे, सेंटेंस में क्या चीज हुई है, व्हाट इज हैपनिंग इन द सेंटेंस, वो भी आपको कौन बताता है, वर्ब बताता है। जिसको आप हिंदी में किस नाम से जानते हैं, क्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं वर्ब के बारे में। कुछ बेसिक टाइप हमने यहाँ पे वर्ब के लिए हैं, ठीक है। वैसे तो वर्ब के और भी टाइप हैं जो हम लोग आगे की क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्ब के जो बेसिक टाइप हैं वो क्या है। सबसे पहला है एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स मतलब दो तरीके की वर्ब्स, फिजिकल और मेंटल, आपके एक्शन को बताती है। थोड़ा सा अगर मैं आपके लिए सिंप्लीफाई करूँ तो क्या कार्य हो रहा है या क्या काम हो रहा है उसको हम लोग एक्शन बोलते हैं। तो एक्शन की इंफॉर्मेशन देने वाले जो वर्ड्स हैं वो वर्ब है। जैसे रन दौड़ना, जंप कूदना, थिंक सोचना। अब ये थिंक जो है ये कैसा एक्शन है, मेंटल एक्शन है। जबकि रन और जंप की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों कैसे एक्शन है, आपके फिजिकल एक्शन है। ये चीज़ आपको समझनी है। उसके बाद जैसे ईट खाना, अगेन ये फिजिकल एक्टिविटी हो गई। राइट फिजिकल एक्टिविटी हो गई। सिंग जो है फिजिकल एक्टिविटी हो गई। एनालाइज़ करना, तो एनालाइज़ करेंगे किसी चीज़ पर, विश्लेषण करेंगे, सोच-विचार करेंगे, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, तो अगेन मेंटल, तो ये मेंटल एक्शन से रिलेट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइप है वर्ब का वो है एक्शन, ठीक है। और उसमें दो तरीके के एक्शन होंगे, फिजिकल और मेंटल। अब आगे देखिए दूसरा है स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स वो है जो आपकी फीलिंग्स को रिलेट करती हैं। थोड़ा सा अगर मैं आपके लिए ईज़ी करूँ
तो आपकी भावनाओं से संबंधित है, फीलिंग्स से संबंधित है। इसमें कौन-कौन सी वर्ब्स हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसमें बी फॉर्म्स हैं, ठीक है? इज़, एम, आर है, वॉज़, वर है। इसके बाद में सीम है, लव है, तो लव जो है ये किससे रिलेट करेगी? फीलिंग से। नो अगेन स्टेटिव वर्ब है, बिलीव स्टेटिव वर्ब हो जाएगी, ओन स्टेटिव वर्ब हो जाएगी। तो ऐसी सारी वर्ब्स जो आपकी भावनाओं, इमोशंस से रिलेटेड है या आपकी अवस्था से रिलेटेड है, स्टेट से रिलेटेड है, उनको हम लोग स्टेटिव वर्ब्स भी बोलते हैं। स्टेटिव वर्ब्स के लिए एक चीज़ और है कि हम लोग इन वर्ब्स का इस्तेमाल करके कभी भी कॉन्टिन्यूअस एक्शन को रिप्रेज़ेंट नहीं करते। हालाँकि ये सारी चीज़ें हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी हमारी स्टेटिव वर्ब्स है, वो कभी भी प्रोग्रेसिव एक्शन या कॉन्टिन्यूअस एक्शन बताने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती है, ठीक है? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर सेंटेंस बना दिया, आई एम नोइंग यू। अब नो जो है चूँकि स्टेटिव वर्ब है, तो यहाँ पर इसको प्रोग्रेसिव एक्शन में इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। तो ये जो आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ नोइंग लिखा है, तो ये ग्रामेटिकली ठीक नहीं है। इसको सिंपल फॉर्म में लिखा जाएगा और करेक्ट जो सेंटेंस हमारा माना जाएगा, वो माना जाएगा आई नो यू, ठीक है? ये सारी चीज़ें आगे हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट चूँकि अभी थोड़ा-सा नाम से मैंने रिलेट किया है, तो इसलिए आपको बता दिया। तीसरा जो है फ्रेंड्स, वो है ऑक्सिलियरी और हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है? सहायक क्रिया बोल दीजिए, हेल्पिंग वर्ब बोल दीजिए या ऑक्सिलियरी वर्ब भी बोल दीजिए। तो यहाँ पर ऑक्सिलियरी वर्ब लैंग्वेज में कौन-कौन है? हैज़ और हैव है, डू है, मॉडल्स हैं जिसमें कौन-कौन आ गया? विल आ गया, कैन आ गया, मस्ट आ गया, मे आ गया, शुड आ गया, ऑट टू आ गया, ठीक है? तो ये सारे मॉडल्स जो हैं मेनली हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। इसके साथ ही साथ डू, डज़, डिड हो गया, हैज़ है। तो ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं या ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, वो भी एक बेसिक टाइप वर्ब का माना जाता है, ठीक है? तो थोड़ा-सा मैं आपको कंक्लूड करता हूँ फटाफट। 3 बेसिक टाइप हमने वर्ब के सीखे, एक तो एक्शन वर्ब जो एक्शन बताते हैं, एक्शन फिज़िकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है। दूसरा है स्टेटिव वर्ब्स जो आपको फीलिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है, अवस्था के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है, भावनाओं के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है। और तीसरा है आपका ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब जिनको हम लोग सहायक क्रिया भी लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है? चलिए, कुछ एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर लिए हैं, 3 जो बेसिक टाइप हमने सीखे हैं वर्ब के एक्शन, ऑक्सिलरी और स्टेटिव। तो इसमें सबसे पहले एक्शन को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, शी रन्स इन द मॉर्निंग कि वो जो है मॉर्निंग में दौड़ती है। तो यहाँ पर रन जो है वो एक्शन को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। कौन-सा एक्शन है बता सकते हो? तो आप बता देंगे सर कि बिल्कुल फ़िज़िकल एक्शन है। कैसा एक्शन है? फ़िज़िकल एक्शन है, शारीरिक है, बॉडी से संबंधित। नेक्स्ट स्टेट अवस्था बताने के, द स्काई इज़ ब्लू, तो स्काई की अवस्था कैसी है? स्काई जो है अभी ब्लू है, नीला है, ठीक है? तो यहाँ पर स्टेट बताने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया? इज़ का। जो बी फॉर्म आपका लिखा हुआ था ना, तो ये इज़, एम, आर हो गए, वॉज़, वर हो गए, ये स्टेट बी फॉर्म्स हैं, स्टेट बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फीलिंग या कोई अनुभव, जैसे आपने कहा आई लव यू, तो ये बेसिकली आपकी क्या बता रहा है? फीलिंग बता रहा है, भावना बता रहा है। तो लव यहाँ पर जो है स्टेटिव वर्ब या फीलिंग वर्ब, वर्ब ऑफ फीलिंग से जो है इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अक्रेंस, अक्रेंस मतलब घटना का घटना, घटना, क्या चीज़ घट रही है, क्या चीज़ हो रही है, वो बताने के लिए भी हम लोग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सेंटेंस आपने लिखा द इवेंट हैपेंड यस्टरडे, ये जो इवेंट है ये कब हुआ था? कल हुआ था। तो कोई भी अक्रेंस है वो बताने के लिए भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? वर्ब का। तो यहाँ पर अक्रेंस किसने बताया? हैपन वर्ब ने बताया, तो ये यहाँ पर वर्ब ऑफ अक्रेंस हो गई। ठीक है? चलिए, तो दोस्तों अभी तक हमने 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस कर लिए जिसमें हमारे पास नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है और वर्ब है। अब जो पिछला सेशन था हमारा फाउंडेशन सेकंड क्लास जो थी, उसके अंदर हमने जो टॉपिक पढ़ा था, उस पर मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, वो मैं आपको यहाँ सॉल्व करवा रहा हूँ। फर्स्ट आपको दिया है व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। हमें बताना है कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये कौन-सा सेंटेंस है। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग और पर्पस के अकॉर्डिंग अलग-अलग टाइप होते हैं सेंटेंस के, जो हमने फर्स्ट सेशन में पढ़े थे। अफ़र्मेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, वो सारे सेंटेंस कौन से टाइप पे थे? पर्पस के ऊपर थे। ये वाले जो टाइप हैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये सारे स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है। तो इसने कहा है कि द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली, ये कौन-सा टाइप का सेंटेंस है?
तो दोस्तों ये जो सेंटेंस है इसमें हमारे पास कितने क्लॉज़ हैं? तो आप कहोगे कि सर हमारे पास सर इसमें एक ही क्लॉज़ है और वो क्लॉज़ जो है वो कैसा है? इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। तो किसी भी सेंटेंस में इन एनी सेंटेंस इफ वी हैव ओनली वन क्लॉज एंड दैट इज आल्सो इंडिपेंडेंट, तो उस सेंटेंस को हम लोग कौन सा सेंटेंस बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में एक क्लॉज होता है और वो भी इंडिपेंडेंट होता है। ये सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन है। तो नो डाउट ऑप्शन ए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आइडेंटिफाई द कंपाउंड सेंटेंस। हमें 4 सेंटेंस दिए हैं, हमें वो सेंटेंस बताना है जो कंपाउंड सेंटेंस। अब सबसे पहला सवाल हमारे पास यही है कि कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है? तो देखिए दोस्तों कंपाउंड सेंटेंस जो है उसके अंदर हमारे पास टोटल कितने क्लॉज़ होते हैं? 2 क्लॉज़ होते हैं। पहली बात तो ये समझनी है। कितने क्लॉज़ होते हैं कंपाउंड सेंटेंस में? 2 क्लॉज़ होते हैं। साथ ही साथ उसमें एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज़ होता है और दूसरा क्लॉज़ भी कैसा होता है? इंडिपेंडेंट होता है। जी हाँ, डिपेंडेंट नहीं होता है। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज़ होते हैं और दोनों हम लोग जो है किसी कंजंक्शन से कनेक्ट करते हैं। अब फर्स्ट कह रहा है ही रैन फास्ट टू कैच द बस। अब इस सेंटेंस में हमारे पास एक ही सब्जेक्ट है, इसका मतलब एक ही क्लॉज़ है, जबकि टोटल क्लॉज़ कितने होते हैं? 2, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेकंड कह रहा है शी वाज़ टायर्ड बट शी कंटिन्यूड वर्किंग, कि वो जो है थकी हुई थी बट फिर भी उसने काम जारी रखा। तो यहाँ पर आपको कितने सब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं? 2 सब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं। 2 सब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं मतलब 2 क्लॉज़ है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। बट आगे भी चेक कर लेते हैं। आगे कह रहा है ही वाज़ इल, ही वेंट टू स्कूल। एक यहाँ सब्जेक्ट है, एक यहाँ सब्जेक्ट है। मतलब 2 क्लॉज़ हो गए। मैंने आपको बताया था जितने सब्जेक्ट उतने क्लॉज़। बट क्या आपको यहाँ कंजंक्शन नज़र आ रहा है? नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। आगे कह रहा है रनिंग एवरी डे इम्प्रूव्स हेल्थ। तो इस सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट, ये रनिंग जो है बेसिकली यहाँ जेरेंड है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब सब्जेक्ट की तरह काम करे तो हम लोग उसको जेरेंड बोलते हैं। तो चूंकि एक सब्जेक्ट है तो एक ही क्लॉज है, जबकि कंपाउंड सेंटेंस में कितने क्लॉज होने चाहिए? 2। तो डेफिनेटली हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज थे और जो किससे कनेक्टेड थे? कनेक्टर बट से कनेक्टेड थे। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा यहाँ पर तीसरा कह रहा है विच सेंटेंस इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसमें से कौन सा है? अब सबसे पहली बात तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है क्या? देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, उसके साथ एक डिपेंडेंट क्लॉज या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकते हैं। ये हमारा होता है कौन सा सेंटेंस? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आइए चेक करते हैं। कह रहा है द सन रोज एंड द बर्ड सेंग। तो इसमें हमारे पास कितने सब्जेक्ट है? 2 सब्जेक्ट है मतलब 2 क्लॉज़ है और एंड से जुड़ा हुआ है। दोनों कैसे हैं? इंडिपेंडेंट है। तो ये किस में चला जाएगा? कंपाउंड सेंटेंस में। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा कह रहा है आई लाइक कॉफ़ी। इसमें हमारे पास कितने क्लॉज़ हैं? एक ही क्लॉज़ है। एक क्लॉज़ मतलब सिंपल सेंटेंस। ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। कह रहा है शी पास्ड द एग्ज़ाम बिकॉज़ शी स्टडीड हार्ड। अब ये फर्स्ट क्लॉज़ तो ये है कि उसने एग्ज़ाम पास किया था और दूसरा शी स्टडीड हार्ड। तो एग्ज़ाम पास होना किस पर डिपेंडेंट है? मेहनत से पढ़ाई करने पे। तो एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज़ है और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज़ है उस पे। डिपेंडेंट क्लॉज़ एक भी हो सकता है, एक से भी ज़्यादा। तो यहाँ एक है मतलब हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। डेफिनिटली ये कौन-सा सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। चौथा कह रहा है ओपन द डोर। तो ये यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस है, जिसके अंदर हम लोग एक ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? सबसे पहले तो ये देखिए कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और दो या दो से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है आई स्टेड एट होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। कह रहा है मैं घर पे रुका था क्योंकि बारिश हो रही थी। तो फर्स्ट क्लॉज ये है और इट वॉज रेनिंग ये हमारा सेकेंड क्लॉज। घर पे रुकना किस पर डिपेंडेंट है? बरसात पर। तो ये हमारा यहाँ पर एक कनेक्टर भी है और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। तो ये हमारा आंसर नहीं है। कह रहा है शी फिनिश्ड हर वर्क एंड वेंट टू स्लीप, कि उसने अपना काम किया और जो है कहाँ पर चली गई? सोने चली गई। तो इसमें आपको यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट नज़र आ रहा है, शी। ठीक है, एक कनेक्टर है, एक ही सब्जेक्ट है मतलब एक क्लॉज। तो ये सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में चला जाएगा। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तीसरा व्हेन द बेल रैंग द स्टूडेंट्स लेफ्ट एंड द टीचर क्लोज द डोर। तो व्हेन द बेल रैंग ये पहला क्लॉज इंडिपेंडेंट,
दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज़ है द स्टूडेंट्स लेफ्ट, घंटी बजने पर विद्यार्थी भी चले गए, ये दूसरा क्लॉज़। और टीचर ने क्या कर दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया। तो ये हमारा तीसरा क्लॉज़ है। तो इस सेंटेंस की अगर हमारे पास बात की जाए, तो व्हेन द बेल रैंग ये पहला क्लॉज़ इंडिपेंडेंट, दूसरा द स्टूडेंट्स लेफ्ट ये दूसरा क्लॉज़ है जो डिपेंडेंट है, और फिर तीसरा क्लॉज़ द टीचर क्लोज़ द डोर ये भी डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, घंटी बजने पे। तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज़ और एक से ज़्यादा या 2 डिपेंडेंट क्लॉज़। तो डेफिनिटली ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ये कैसा सेंटेंस हो गया, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चौथा है ही इज़ रीडिंग अ बुक, एक सेंट इसमें सब्जेक्ट है मतलब एक क्लॉज़, तो ये सिंपल सेंटेंस है। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। एसवीओ ये स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो ये स्ट्रक्चर से बना हुआ है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो बर्ड सब्जेक्ट है, वर्ब फ्लाई है, ऑब्जेक्ट है क्या, तो ये आंसर नहीं हो सकता। शी सब्जेक्ट है, इज़ क्या है, वर्ब। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या गड़बड़ करेंगे, वो बोलेंगे कि हैप्पी ऑब्जेक्ट हो गया, ये आंसर है। नहीं, हैप्पी जो है ये शी की विशेषता बता रहा है। शी का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन है। अभी-अभी आपने सीखा कि नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफ़ाई करता है या विशेषता बताता है, उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं, विशेषण। तो इस सेंटेंस में हैप्पी जो है, ये हमारा एडजेक्टिव है, और ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन या प्रोनाउन। तो चूँकि ये नाउन या प्रोनाउन नहीं है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, तो ये गड़बड़ हो गया। तो ए और बी रिजेक्ट। तीसरा, ही रोट अ लेटर, तो यहाँ ही सब्जेक्ट है, राइट का सेकंड फॉर्म रोट, वर्ब ये आर्टिकल, और लेटर नाउन यानी ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो ये स्ट्रक्चर एसवीओ यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन सकता है, लेकिन अगला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। कह रहा है दी बेबी इज स्लीपिंग, तो दी बेबी ये सब्जेक्ट हो गया आपका, इज क्या हो गया, वर्ब। स्लीपिंग जो है ये यहाँ पर आपका क्या है, मेन वर्ब। ठीक है, एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बेबी जो है सो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। तो डेफिनेटली अगर आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, ही रोट अ लेटर। ठीक है, तो ये सेशन हमारा यहाँ समाप्त होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करी है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गई है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लगातार जो सेशन आ रहे हैं वो आप तक पहुँचते रहें। और पहले जो 2 सेशन हुए हैं, उनको ज़रूर देखें, क्योंकि अगर वो आप देखेंगे, तो आपको जो है एक कनेक्शन फ़ील होगा कि कैसे हम लोग लैंग्वेज में धीरे-धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अपना खूब ध्यान रखिए, खूब पढ़ाई करिए। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।